चलिए हम लोग आज देखने जा रहे हैं क्लास 9 के हिस्ट्री का चैप्टर 4। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो क्लास 6 से लेकर के 10 तक की किताबों को चेंज कर दिया गया है। एनसीईआरटी ने अपनी सभी किताबों में कुछ छोटे और बड़े बदलाव किए हैं और उसी बदलाव के अनुसार क्लास 9 के सोशल साइंस की बुक में काफ़ी बड़े परिवर्तन किए गए हैं। तो अगर आप पुरानी एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हो तो एक बार आपको नई एनसीईआरटी बुक को भी जरूर देखना होगा, क्योंकि पुरानी और नई एनसीईआरटी बुक में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन किए गए हैं। ये जो वीडियो है ये क्लास 9 के हिस्ट्री का पहले चैप्टर का वीडियो है, या कह सकते हो कि चैप्टर 4। ये पार्ट 1 की किताब है और पार्ट 1 में चैप्टर 4 जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है उसका वीडियो है। इस वीडियो में मैं चैप्टर को एमसीक्यू के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। पहले आप बुक को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ आइए और इसमें देखिए कि जो पॉइंट दिए गए हैं वो बुक में है और उससे कितनी अच्छी डिटेल तरीके से मैंने इसे समझाया है। पॉइंट को एमसीक्यू क्वेश्चन या वन लाइनर क्वेश्चन के बाद मैंने कुछ अन्य बातों को भी अच्छी तरह से डिटेल किया है ताकि उससे संबंधित जानकारियाँ भी आपको अच्छी तरह से मिल सके। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, द पीरियड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग इज मेनली अंडरस्टूड थ्रू। बोला लेखन के विकास से पहले के काल को मुख्यतः किसके माध्यम से समझा जाता था। बात को समझना है कि जिस समय की बात की जा रही है जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। इतिहास में जिस समय लेखन कला का विकास नहीं हुआ था उसके पहले के इतिहास को समझने के लिए हमें किसे देखना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, उससे पहले के इतिहास को हमको आर्कोलॉजिकल एविडेंस की सहायता से ही हम देख सकते हैं या जान सकते हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ों का कोई लिखित रिकॉर्ड है नहीं। तो ये आर्कोलॉजिकल एविडेंस यानी कि ज़मीन के अंदर से खोजी गई निकाली गई चीज़ों के माध्यम से ही हम इतिहास को अच्छी तरह से जान सकते हैं। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इस पॉइंट से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातों को भी एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं। सबसे पहला आता है पाषाण काल। पाषाण काल के सबसे पुराने साक्ष्य, भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में सबसे पुराने साक्ष्य में पाषाण काल का साक्ष्य मिला है जो करीब करीब 15 लाख वर्ष पुराना है, जो करीब करीब 15 लाख वर्ष पुराना है। और यह साक्ष्य तमिलनाडु के अतिरमक्कम जगह से प्राप्त हुआ है। और बात करते हैं इसमें क्या साक्ष्य मिला है, तो उस समय में 15 लाख वर्ष पुराना तमिलनाडु के अतिरमपक्कम से कुल्हाड़ी मिली है। क्या मिली है, तो हमें एक कुल्हाड़ी मिली है। उसके बाद आते हैं दूसरे साक्ष्य की। तो हमारा दूसरा साक्ष्य भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश। और आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि पुराने एनसीईआरटी बुक में सबसे पुराने साक्ष्य में भीमबेटका की गुफा का वर्णन किया हुआ है, लेकिन तमिलनाडु के अतिरमपक्कम का जिक्र नहीं किया गया था। इसे अपडेट करके जोड़ा गया है। यह आपको स्पेशल बताया जा रहा है कि आपको सबसे पुराने साक्ष्य में भारत के पाषाण काल का जो सबसे पुराना साक्ष्य है वो तमिलनाडु से मिला है। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा में रॉक पेंटिंग यानी कि पहाड़ों गुफाओं के अंदर में शैल चित्र दीवालों पर गुफाओं के अंदर में दीवालों पर चित्र बनाई गई है और यह करीब 30,000 साल पुरानी है। मध्य प्रदेश की गुफाओं में भीमबेटका की गुफाओं में दीवालों पर चित्र बनाई गई है जो करीब करीब 30,000 साल पुरानी है। उसके बाद एक अनइम्पॉर्टेंट है हुसांगी वैली। हुसांगी वैली है जो कर्नाटका में, हुसांगी वैली कर्नाटका में है। हुसांगी वैली में चूना पत्थर के औजार, वहां पे गुफाओं के आसपास में कुछ विशेष जगहों पर चूना पत्थर के औजार मिले हैं। और इतना ही नहीं, चूना पत्थर के साथ साथ और भी कई औजार मिले हैं, और भी कई अन्य पत्थरों से बने हुए कुछ औजार मिले हैं जो कर्नाटका के हुसांगी वैली में है। ये 3 प्रमुख आर्कोलॉजिकल सोर्स है, या कह सकते हो कि ये सबसे पुराने आर्कोलॉजी भारत के पुरातत्व इतिहास को बताने के लिए ये सबसे बेसिक और सबसे पुराने आर्कोलॉजिकल सोर्स में इनकी गिनती आती है, जिसको मैंने इन तीनों को मैंने यहाँ पर बताया है। चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की। हड़प्पा स्क्रिप्ट इज ऑल्सो नोन एज। हड़प्पा की स्क्रिप्ट को क्या कहा जाता है, इसे ऑल्सो नोन एज, इसे और किस नाम से जाना जाता है। देखिए भारत की अगर स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले लेखन के साक्ष्य हड़प्पा काल में मिले थे, जिसे हड़प्पा स्क्रिप्ट या इसे साथ ही साथ सिंधु लिपि या सिंधु स्क्रिप्ट भी कहा गया था।
सिंधु लिपि या सिंधु स्क्रिप्ट भी कहा गया था। ये सिंधु लिपि या हड़प्पन लिपि स्क्रिप्ट भारत के सबसे पुराने लेखन स्रोत हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। नहीं पढ़ने के भी काफ़ी अधिक कारण है। जब आप डिटेल इसके बारे में जानेंगे तब पता चलेगा कि इसे क्यों नहीं पढ़ा गया। फिलहाल मैं बस छोटे में यहाँ बताना चाहता हूँ कि हड़प्पा लिपि है जो एक भाव चित्रात्मक लिपि है। हड़प्पा लिपि एक भाव चित्रात्मक लिपि है, या जिसे हम पिक्टोग्राफ करते हैं, जिसमें किसी बात को बोलने के लिए चित्र बनाए गए हैं। और हड़प्पा लिपि में करीब छोटे बड़े 400 से ज़्यादा संकेत मिले हैं। हड़प्पा लिपि में छोटे और बड़े मिला करके कुल तो ना कह सकते हैं, लेकिन करीब लगभग 400 से संकेत मिले हैं। अब इस लिपि की खासियत यह होता है कि अगर छोटे लेखों, जब इन्हें छोटे लेखों में लिखा जाता है तो यह लिपि दाएं से बाएं चलती है। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर चलती है। लेकिन अगर इसे हम बड़े लेखों में लिखते हैं, बड़े लेखों यानी कि कई अन्य लाइनों में लिखते हैं, तो उस कंडीशन में यह बुस्ट्रोफेडन शैली का प्रयोग किया करते हैं। बुस्ट्रोफेडन शैली का अर्थ यह होता है कि अगर हम जब किसी लाइन को या किसी पंक्ति को लिखते हैं तो पहले दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं और दूसरी पंक्ति में फिर बाएं से दाएं की ओर जाते हैं। यह हो गया हमारा बुस्ट्रोफेडन। पहले पंक्ति में हम दाएं से बाएं की ओर और दूसरी पंक्ति में हम बाएं से दाएं की ओर लिपि को लिखते हैं। इसी लिपि को हम बुस्ट्रोफेडन लिपि कहते हैं या बुस्ट्रोफेडन शैली कहते हैं। और ये शैली का प्रयोग हड़प्पा लिपि में या सिंधु घाटी लिपि में, सिंधु लिपि में प्रयोग किया गया था। उस समय की पुरानी जानकारी के अनुसार अब तक करीब 400 से ज़्यादा संकेत मिले हैं, लेकिन लिखावटों को अभी तक या इन संकेतों को अभी तक पढ़ा नहीं गया। अब बात करते हैं इनकी पहचान कहाँ की गई या ये लिपि कहाँ मिले। तो इन लिपियों की जो खोज हुई थी, या कह सकते हो कि इन लिपियों के साक्ष्य मुहरों पर और मिट्टी के बर्तनों पर मिले हैं। मुहरों पर और मिट्टी के बर्तनों पर कुछ चित्र उकेरे गए थे, जिसे हड़प्पा लिपि या हड़प्पा लिपि के समय काल की लिपि कही गई। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है द किलाक्षर स्क्रिप्ट। द किलाक्षर स्क्रिप्ट आर बिलोंग टू, जो किलाक्षर स्क्रिप्ट है वो किससे संबंधित है? किलाक्षर स्क्रिप्ट किससे संबंधित है? चलिए देखते हैं इसका आंसर। किलाक्षर लिपि जो है वो सुमेरवासी, किलाक्षर लिपि सुमेरवासियों से संबंधित है। अब जानते हैं कि ये सुमेरवासी हैं कौन। एनसीईआरटी बुक में किलाक्षर लिपि को सुमेरवासियों से संबंधित किया गया है। अब हम इसकी डिटेल करते हैं कि ये किलाक्षर लिपि आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है और सुमेरवासियों के बारे में हमें क्यों पढ़ना है। सुमेरवासी जो लोग थे उनके द्वारा सबसे पहले दुनिया की सबसे पहली स्क्रिप्ट तैयार की गई थी, या कह सकते हो कि दुनिया की सबसे प्रथम स्क्रिप्ट, वर्ल्ड की सबसे प्रथम स्क्रिप्ट सुमेरियन लोगों ने तैयार की गई थी। और इस लिपि को या इस स्क्रिप्ट को किलाक्षर लिपि कहा गया। ये जो सभ्यता है या ये जो सुमेरियन लोग थे वो मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि के अंतर्गत आते थे। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि के अंतर्गत सुमेरियन लोग आते थे और जिन्होंने पहली लिपि तैयार की गई थी। सुमेरियन या सुमेर सभ्यता जो है वो दुनिया की प्रथम शहरी सभ्यता है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि मेसोपोटामिया के आसपास के समय में सुमेरियन लोग जो हुआ करते थे या सुमेर जो सभ्यता जो जन्मी थी वो दुनिया की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। और दुनिया की पहली शहरी सभ्यता के द्वारा दुनिया की सबसे पहली लिपि किलाक्षर लिपि को तैयार किया गया। अब इनका स्थान की अगर बात करते हैं तो ये लोग सुमेर सभ्यता दुनिया की प्रथम शहरी सभ्यता थी और प्राचीन मेसोपोटामिया के क्षेत्र के निवासी थे। ये सभी लोग जो प्राचीन जो मेसोपोटामिया, जिस व्यक्ति को हम मेसोपोटामिया सभ्यता कहते थे, जो टाइग्रस और दजला और फरात नदी के आसपास रहती थी, उस सभ्यता में, उस मेसोपोटामिया सभ्यता के पूर्वज हुआ करते थे सुमेरियन लोग या सुमेर सभ्यता। इराक देश में के दक्षिण भाग में इनका जो अगर वर्तमान स्थिति की अगर बात करते हैं तो ये लोग वर्तमान में जो इराक देश है उसके दक्षिणी भाग में थे। और दक्षिणी भाग में इनकी पहचान दजला और फरात नदी की सभ्यता के साथ साथ की जाती है। सुमेरियन लोगों की जो पहचान होती है वो दजला और फरात नदी
दजला और फरात नदी के साथ साथ की जाती है कि सुमेरियन लोग मेसोपोटामिया सभ्यता के शुरुआती काल को कहा गया है और ये लोग दजला और फरात नदी के आसपास रहा करते थे। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। द हिस्टोरिकल पीरियड बिगेन अबाउट डैश ईयर। ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी गई है। बोला ऐतिहासिक काल की शुरुआत कब से हुई है? तो पहले आंसर देख लेते हैं। इसकी शुरुआत, ऐतिहासिक काल की जो शुरुआत है वो लगभग 5000 वर्ष पहले मानी गई है। 5000 वर्ष पहले ऐतिहासिक काल की शुरुआत को माना गया है। अब बात होता है कि ऐतिहासिक काल होता क्या है। तो ऐतिहासिक काल को सीधा और स्पष्ट रूप से यह कह सकते हैं कि जिस समय से लेखन सामग्री मिलने लगी, जिस समय से लेखन सामग्री मिलने लगी और मनुष्यों के द्वारा उस सामग्री को पढ़ा जाने लगा, उस समय के काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। उस समय से आगे के काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। स्पष्ट लिखे और पढ़े जा सकने वाले साक्ष्य मिलने के बाद उस काल को ऐतिहासिक काल के श्रेणी में रख दिया गया है। विश्व में लगभग 5000 वर्ष पहले ऐतिहासिक काल की शुरुआत को माना गया था, जब हमने दुनिया की सबसे पहली लिपि जिसे हम क्यूनिफॉर्म या किलाक्षर लिपि कहते हैं, दुनिया की सबसे पहली लिपि जिसे हम क्यूनिफॉर्म या किलाक्षर लिपि कहते हैं, उसके बारे में जाना, उस लिपि को पढ़ने के लिए सीख लिया। उस लिपि से उस समय से हम ऐतिहासिक काल को अंदर में रखा गया है। भारत की अगर बात करते हैं तो ये 600 बीसी पहले की बात होती है। भारत में 600 बीसी पहले इसलिए क्योंकि प्राचीन सिंधु सभ्यता की लिपि को हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। प्राचीन सिंधु सभ्यता की लिपि को हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो इस समय की लिपि को ऐतिहासिक काल की श्रेणी में पूरी तरह से नहीं रखा गया है। लेकिन 600 बीसी पहले जो लिपि प्राप्त हुई थी भारत में, उन्हें पढ़ा जाने लगा। ध्यान दीजिएगा, विश्व में 5000 वर्ष पहले जो लिपि मिली है उसे पढ़ा जा चुका है, लेकिन सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं गया है। ठीक ना? तो विश्व में 5000 वर्ष पहले जो किलाक्षर या यूनिफॉर्म लिपि जो मिली थी उसे पढ़ा जाने लगा, और लेकिन भारत में 600 बीसी पहले जो लिपियां मिली उसे पढ़ा जाने लगा, क्योंकि 1200 या उससे पुरानी लिपि जो हुई सिंधु सभ्यता की लिपि को हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए इस काल को ब्रेक लगाया गया है और 600 बीसी पहले जिस लिपि को पढ़ा जाने लगा उस समय से भारत के ऐतिहासिक काल को माना गया है। चलिए आगे देखते हैं। ऐतिहासिक काल को बात करते हैं तो ऐतिहासिक अलग अलग काल खंडों में बांटा गया। इतिहास को अलग अलग काल खंडों में बांटा गया है। सबसे पहले इस प्रश्न में हम ऐतिहासिक काल के बारे में देख रहे थे, तो पहले देखते हैं कि ऐतिहासिक काल को कितने काल खंडों में बांटा गया है। तो ऐतिहासिक काल को मुख्य रूप से 3 काल खंडों में बांटा जा चुका है। पहला है एशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। एशियंट जो 600 बीसी से लेकर के 712 एडी तक कह सकते हो कि जब से लिखे गए साक्ष्य पढ़े जाने लगे, और साथ ही साथ 712 प्रथम मुस्लिम आक्रमण तक के काल को हम लोगों ने प्राचीन भारत का काल माना, प्राचीन ही काल को माना है। मिडाइवल की बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत में मुगलों का शासन, प्रथम मुसलमान आक्रमण, इस्लाम आक्रमण से लेकर के मुगलों के शासन तक 712 से लेकर 707 ईस्वी तक के काल को मॉडर्न या मिडाइवल मध्यकालीन काल के श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इस समय मुगलों का आक्रमण हुआ था। मॉडर्न काल में 707 यानी कि अंग्रेजों के आगमन से 1947 आज़ादी तक के काल को मॉडर्न आधुनिक काल में रखा गया। ये वर्गीकरण ब्रिटिश के द्वारा किया गया था। ये वर्गीकरण जो ब्रिटिश के द्वारा किया गया था ताकि भारतीय इतिहास को अच्छी तरह से समझा जा सके। जैसे कि हम लोगों ने अभी ऐतिहासिक काल को अच्छी तरह से पढ़ा, उसी तरह से अब पहले एक बार हम छोटे से स्क्रॉप में देख लेते हैं, छोटे से रूप में देख लेते हैं कि इतिहास को कितने काल खंडों में बांटा गया है और उनकी कौन कौन सी श्रेणी है, ताकि इसे पढ़ना और भी आसान हो सके।
तो जब इतिहास के वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास के वर्गीकरण को, इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और उसके बाद ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, जिसे हम या कह सकते हो कि इसे हम पाषाण काल की श्रेणी में भी रखते हैं। पाषाण काल, पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। इनमें खोज के अनुसार चक्के की खोज, आग की खोज और मॉडर्न तरीके से उन लोगों ने जब हथियार बनाना शुरू कर दिया तो इस श्रेणी में इस श्रेणी उसके खोजों के अनुसार, उनके द्वारा की गई साइंटिफिक रिसर्चों के अनुसार, या पुराने जमाने में तो एक चक्के के आविष्कार को भी एक विशेष साइंटिफिक रिसर्च बताया जाता था। तो उसके आविष्कारों के आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। पूरे पाषाण में मनुष्य गुफाओं में रहते थे। मध्य पाषाण काल में उन्होंने धीरे धीरे हथियार बनाना सीखा और नवपाषाण काल में वो लोग खेती करना और सेटलमेंट होने के लिए सीख रहे थे। या कह सकते हो कि नवपाषाण काल में उन्होंने अपने आप को सेटल कर लिया था और खेती करने का भी साथ इन्हें प्राप्त होने लगा था। तो प्राग ऐतिहासिक काल को हम याद कर सकते हो पाषाण काल भी कर सकते हैं। और प्राग ऐतिहासिक काल में किसी भी प्रकार के साक्ष्य, किसी भी प्रकार के कोई प्रूफ नहीं मिले हैं, बस उनके हथियारों के आधार पर हम उस काल को प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल की श्रेणी में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब देखते हैं उसी की दूसरी श्रेणी आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में धातु के अनुसार, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड को मुख्य रूप से धातु के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। यह ऐसा नहीं है कि ये चारों आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है, बस मैंने इसे समझने के लिए इन चारों को स्पेशली एक जगह लिखा है ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो कि धातु के अनुसार आदि ऐतिहासिक कालों को कितने क्रम में बांटा गया था। सबसे पहला आता है ताम्र पाषाण, कैल्कोलिथिक, जिस समय कॉपर की खोज की गई थी। कांस्य युगीन, कॉपर और टीन को मिलाकर के ब्रोंज बनाया गया था, कांस्य बनाया गया था। कॉपर और टीन को मिलाकर के कांस्य बनाया जाने लगा और कांस्य के बर्तन और हथियार बनाए जाने लगे। उस काल को कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज एज के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद आता है कॉपर संचय हॉर्ड, या फिर कहते हैं ओसीपी काल। ताम्र संचय, यहाँ पे लोगों के द्वारा जमा करने की श्रेणी शुरू होने लगी थी। तो आदि ऐतिहासिक काल को एक और श्रेणी है ताम्र संचय और ओसीपी, कॉपर हॉरेड्स काल। उसके बाद आता है महापाषाणिक संस्कृति, मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथिक कल्चर को आदि ऐतिहासिक की श्रेणी से थोड़ा अलग रखा गया है, मगर हमने धातु की बात की है तो इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर लिखा है ताकि इसको समझने में आसानी हो कि इतने तरीके से काल खंडों को बांटा गया था। ताम्र पाषाण, कांस्य युगीन सभ्यता, ताम्र संचय सभ्यता, कैल्कोलिथिक, ब्रोंज एज और कॉपर हेरोड और मेगालिथिक कल्चर। और अंतिम श्रेणी में आती है ऐतिहासिक काल, जो इस प्रश्न में दिए गए थे। ऐतिहासिक काल को पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बस इसमें 3 श्रेणियों को अच्छी तरह से देख लीजिए, एशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। एशियंट में बताया मैंने 600 BC से लेकर के 712 यानी कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण करीब नादिर शाह के द्वारा किया गया था। 712 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम आक्रमण नादिर शाह के द्वारा अरब प्रांत में किया गया था, जब इंडिया अखंड इंडिया थी और अफगानिस्तान के सेक्टर में वह आक्रमण किया गया था। उसके बाद मिडाइवल इंडिया 712 BC AD से 712 AD से लेकर के 1707 तक, यानी कि प्रथम अंग्रेज के आगमन तक के काल को मिडाइवल श्रेणी में रखा गया है। और मॉडर्न 707 आगमन, अंग्रेजों के आगमन से लेकर के अंग्रेजों के पतन तक, या कह सकते हो भारत की आजादी तक के काल को मॉडर्न श्रेणी में रखा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द हेलियोग्राफिक स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन। हेलियोग्राफिक स्क्रिप्ट या लिपि का प्रयोग कहाँ किया जाता था? हेलियोग्राफिक लिपि का पहले हमने देखा सिंधु लिपि, सिंधु स्क्रिप्ट को। उसके बाद हमने किलाक्षर या क्यूनिफॉर्म लिपि का, जिसे
सुमेरियन लोगों के द्वारा यूज किया गया था मेसोपोटामिया सभ्यता के आसपास में। अब ये तीसरी लिपि है हेरियोग्राफिक लिपि। अब ये तीनों लिपि हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन तीनों की जो उत्पत्ति है लगभग एक साथ मानी गई है। कुछ थोड़े आगे पीछे वर्षों के हो साथ साथ में लगभग एक साथ इनको माना गया है कि तीनों लिपियां एक साथ ही रखी गई है। चलिए आगे देखते हैं। हेलियोग्राफिक लिपि का जो प्रयोग होता है वो एशियन इजिप्ट या प्राचीन मिस्र के लोगों के द्वारा किया जाता था। अब ऐसा नहीं है कि इन लिपि को पत्थरों पर लिखा गया या कोई बर्तनों पर लिखा गया। इस लिपि की विशेषता यह थी कि यह काफी उत्कृष्ट लिपि थी और इसका प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था। इस लिपि में को भी चित्रात्मक लिपि, पिक्टोग्राफ स्क्रिप्ट जिसे हम चित्रात्मक लिपि कहते हैं, यानी कि फोटो बना करके दर्शाए गए हैं, दर्शाने वाली लिपि। किसी वस्तु को जब हमें उस बारे में बताना होता है तो हम उस वस्तु की फोटो बनाते हैं, वही चित्रात्मक लिपि। मिस्र के लोगों द्वारा दीवारों पर, मकबरों पर, स्मारकों पर और पेपिरस नाम के एक विशेष कागज पर धार्मिक ग्रंथ लिखा करते थे। ध्यान दीजिएगा, ये काफी हाईली एडवांस लिपि थी जिसका प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था। जैसे बाकी लिपियों में हमने पढ़ा कि 700 और 400 कुछ संकेत मिले हैं, बस 400 से 700 कुछ संकेत मिले हैं। वहीं इस लिपि का प्रयोग इतने बड़े पैमाने पर किया गया कि इस लिपि के द्वारा मिस्र के लोग दीवारों पर, मकबरों पर, स्मारकों पर और यहाँ तक कि पेपिरस नामक पेपर पर ग्रंथ लिखे गए हैं। इसी लिपि में ग्रंथ तक लिखे गए हैं। अब इसमें होता क्या था, तो इसमें जानवर, पक्षी, इंसान, पेड़ पौधों के चित्र बनाए जाते थे। चित्र बना करके इस लिपि को लिखा जाता था। खोज की अगर बात करते हैं तो इस लिपि के खोज जब किया गया, कह सकते हो कि इस लिपि को खोजा गया तो इसकी स्पेशलिटी ये मिली कि 1799 में रोजेट स्टोन नाम का एक स्टोन मिला। रोजेटा स्टोन अब है क्या, उसे पहले एक बार देख लेते हैं। रोजेटा स्टोन राजा टॉलमी के द्वारा रोजेटा स्टोन में कुछ अपने निर्देश खुदवाए गए थे या लोगों को उन्होंने कुछ संकेत दिए थे, संदेश दिए थे। जैसे हर राजा, भारत में अशोका जो राज हुआ था, उन्होंने शिलालेख का प्रचलन स्टार्ट किया था। शिलालेख का मतलब आप यह बस इतना समझ सकते हो कि पत्थरों पर, दीवारों पर या बड़े बड़े चट्टानों पर उन्होंने अपने संदेश खुदवा कर प्रजा के सामने लिखित है। तो बिल्कुल ऐसे ही 1799 ईस्वी में राजा टॉलमी के कुछ स्टोन प्राप्त हुए, जिस स्टोन को हम रोजेटा स्टोन कहते हैं, जिसमें राजा के द्वारा संदेश लिखे गए थे, उसे खोजा गया। और उस पे स्पेशलिटी यह था कि एक ही संदेश को 3 अलग अलग भाषा में लिखा गया। पहली भाषा है हेरियोग्राफिक्स जिसे चित्रात्मक लिपि, दूसरा डेमोटिक लिपि के द्वारा, और तीसरा है प्राचीन ग्रीक और एशियंट ग्रीक की भाषा में लिखा गया। डेमोटिक लिपि वहां की नॉर्मल आम चाल में बोली जाने वाली लिपि थी। तो इस कारण से मिस्र की हेरियोग्राफिक्स लिपि को आसानी से पढ़ा जाने लगा, क्योंकि इसमें अलग अलग साक्ष्य मिलने लगे। और इसके पढ़ने में 1799 में जब रोजेटा स्टोन का साक्ष्य मिला तो उसकी मदद से इस लिपि को आसानी से पढ़ा जाने लगा, आसानी से पढ़ा गया था। कब पढ़ा गया था, तो 1799 ईस्वी में इस लिपि को पढ़ा गया था।